5 नवंबर वो तारीख जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अपने नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। ये ऐसा चुनाव है जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहती है, क्योंकि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और जियोपॉलिटिक्स पर असर डालती है। कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप। ताजा सर्वे में ट्रंप कमला हैरिस से आगे नजर आ रहे हैं। ताजा सर्वे में अमेरिका के इन 7 स्विंग स्टेट्स में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर देखने को भी मिल रही है, लेकिन पेनिसिल्वेनिया, जॉर्जिया और एरिजोना में ट्रंप को मामूली बढ़त है, जबकि मिशिगन, विस्कॉन्सिन और नेवादा में कमला हैरिस को मामूली बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में मुकाबला कांटे की टक्कर का है, लेकिन जनता का फैसला आना अभी बाकी है। वहीं रूस यूक्रेन संकट हो या ईरान इजराइल का तनाव, हर मुद्दे पर इन चुनाव के नतीजों का असर होगा। इसीलिए आज हम इस मुद्दे पर अपने मेहमानों से खास चर्चा करेंगे। तो ट्रंप हैरिस में कौन भारी पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और आज तो अब चलिए इसी पर हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे से विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है और सीधा रुख आपसे ही करना चाहूंगी कि देखिए, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में 5 नवंबर ये वही तारीख होगी जब अमेरिका अब अर्थव्यवस्था की श्रेणी में माने जाने वाला सबसे मजबूत देश अमेरिका अपने राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। और इन सब के बीच बहुत अहम हो जा रहा है ईरान इजराइल के बीच युद्ध भी जो लगातार जारी है, रूस यूक्रेन के बीच भी हम युद्ध देख रहे हैं। और ऐसे में कितना असर इस चुनाव के दरमियान देखने को मिलेगा जो वैश्विक स्तर पर जो ये युद्ध चल रहे हैं? देखिए गरिमा जी, 5 नवंबर पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि अमेरिका एक देश नहीं है, अमेरिका एक जीवन जीने का तरीका है। अमेरिका दुनिया की विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाला देश है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका दुनिया भर में लोकतंत्र के प्रतीक के तौर पर देखे जाने वाला देश है। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका को इस दृष्टि से भी देखा जाता है, जो बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल के समय में ग्रीस में कहा था कि दुनिया आपको इसलिए याद नहीं करेगी कि आप दुनिया को तोड़ते कैसे हैं, दुनिया इसलिए याद करेगी कि दुनिया को आप जोड़ते कैसे हैं। अब जो अमेरिका चुनाव है वो तोड़ने और जोड़ने दोनों के लिए सामने खड़ा है। लेकिन इन सब के बीच एक शब्द बहुत ही प्रचलित है, खांटी मतदाता। ऐसा माना जाता था एक दौर में कि खांटी मतदाता किसी भी राजनीतिक पार्टी के पक्के मतदाता होते हैं, जो किसी कीमत पर अपनी राजनीतिक पार्टी से हटते नहीं है। लेकिन दुनिया में जब से राष्ट्रवाद का उभार हुआ है, अति राष्ट्रवाद का उभार हुआ है और राजनीतिक पार्टियों ने उनको हथियार की तरह इस्तेमाल किया है, तो न केवल इस्तेमाल किया है लेकिन उससे उन्होंने निर्णायक बढ़त भी हासिल की है। और यही अमेरिकी फर्स्ट का जो नारा है जो ट्रंप ने दिया है, तो देखने वाली बात यह है कि ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा यदि काम करता है तो फिर 73% जो वहां पर रहने वाले श्वेत है उनके बीच निश्चित तौर पर ट्रंप सेंध लगाएंगे। हालांकि जो कमला हैरिस है, उन्होंने महिलाओं के गर्भपात जैसे मामलों को उठाकर श्वेत मतदाताओं के बीच एक सेंध तो लगाई है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया चाहे जितनी प्रचारित करे दुनिया के अपने हित अमेरिका से, लेकिन असल में जो अति राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि यह मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा हावी होगा और ट्रंप बढ़त ले लेंगे। लेकिन जो सवाल आपका है कि ईरान युद्ध का क्या प्रभाव पड़ सकता है, देखिए दुनिया में जब भी अमेरिकन राष्ट्रपति बनते हैं तो जो पहले 3 साल होते हैं वो बहुत उसको स्लीप टाइम कहा जाता है, सोए रहने वाले का समय। लेकिन जो अंतिम साल होता है उसमें अमेरिकी मतदाता जाग जाता है और अमेरिका के लिए सबसे प्रथम होता है अमेरिका के हित। उन्हें दुनिया के हितों से कोई सरोकार होता नहीं है और अमेरिका के हित इजराइल के साथ है, क्योंकि इजराइल जो है मध्य पूर्व में अमेरिका का एक मजबूत पार्टनर है, क्योंकि वह जो पूरे जो तेल इकोनॉमी है उसकी सुरक्षा करता है, क्योंकि पूरे मध्य पूर्व में नजर रखने के लिए जिस आक्रामकता की तलाश होती है अमेरिका को, उसके लिए सबसे मुफीद इजराइल नजर आता है। तो मुझे लगता है कि चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो या रिपब्लिकन पार्टी हो, वो इजराइल के हितों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके बावजूद कि ट्रंप ने मुस्लिम मतदाताओं के बीच मुस्लिम मतदाताओं को मंच पर बुलाया, उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व का जो तनाव है वो समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कतई नहीं कहा, उन्होंने इजराइल की आलोचना नहीं की। तो ये जो ईरान वाला जो मसला है, मुझे नहीं लगता
कि ये ज्यादा अमेरिकी चुनाव को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अंततः ये नहीं भूलना चाहिए कि ठीक है सर। 73% श्वेत मतदाता, हम्म 13% अश्वेत मतदाता, मतलब तकरीबन हम्म 85% अमेरिकन से 15% जो है भारत, पाकिस्तान, दक्षिण एशिया, अफ्रो हम्म एशिया ये लोग हैं। तो 15% हम्म चुनाव को प्रभावित कर दे, इसकी हम्म संभावना कम है। ठीक है सर। जो चुनाव है वो हम्म 85% के बीच होगा। आपके गरिमा पास जी। फिर से लौटूंगी। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह भी मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और देखिए, अभी अभी आप सुन रहे थे कि जिस तरह से जिक्र किया गया सर की तरफ से, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा असर जो ईरान और इजराइल के बीच जो जो युद्ध चल रहा है उसका अमेरिका में नज़र नहीं आएगा। लेकिन हम ये भी देखते रहे हैं कि जब इजराइल ने जब बड़ा हमला किया था ईरान पर, अब पलटवार के तौर पर इसे देखा जाए तो साफ तौर पर अमेरिका ने बीच में आकर के ये बात कही थी और साफ तौर पर ईरान को ये समझाया भी था, समझाइश दी थी कि अब पलटवार ना किया जाए। लेकिन ईरान खामेनेई चुप रहने वालों में से नहीं है, पूरी तैयारी, हर मोर्चे पर तैयारी। कितना असर चुनाव के पहले और चुनाव के बाद आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। अमेरिका ने एक आखिरी पुश दी है सीज फायर के लिए अभी, हम्म कल ही हम्म आखिरी पुश। भाई क्या पता, देख लेते हैं, कुछ चमक जाए किस्मत। लेकिन उनका कहना ये है, डिस्पाइट ये आखिरी पुश के बावजूद ये हो सकता है कि इसके कुछ इफेक्ट ना हो, हम्म यानी कि कुछ जंग में तब्दीली ना आए। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने का तो बहुत ही क्लियर स्टैंड है कि हम्म वो हमले जारी रखेंगे, हम्म चाहे गाजा पट्टी में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे अब देखिए ईरान, आपने जैसे बोला कि ईरान ने एक जबरदस्त हमला किया था, उसके बाद फिर इजराइल ने और जबरदस्त हमला किया, एक पलटवार के तौर पे होएगा वो। हम्म उसके बाद से ईरान चुप है। ईरान ने कुछ ऐसा संकेत दिया नहीं कि वो दोबारा एक भीषण हमला करेंगे या नहीं, बल्कि उसके प्रॉक्सी जो हैं, जो हमास हो गया या हिजबुल्ला हो गया, वो ज्यादा हरकत में है। तो इससे बिल्कुल अमेरिकन इलेक्शन पे असर पड़ेगा। हम्म और अमेरिकन इलेक्शन जो कि 5 ट्यूसडे, बल्कि 5 नवंबर मैं बोलूंगा। और अमेरिका ने बोला था इजराइल को कि अभी ईरान के ऊपर हमला मत करना, और अगर करते भी हो हम्म तो उनके ऑयल रिफाइनरी या परमाणु हमले जहां पर हैं विस्तृत, उनके आसपास मत करना, सिविल इलाकों में मत करना। इजराइल ने इस बात पे अमल तो करी है। हम्म इजराइल ने उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ को या ऑयल रिफाइनरी की ओर की तरफ हमला नहीं किया, सिविलियन टारगेट्स पे हमला नहीं किया। हम्म और अब बात ऐसी आ गई है कि हिजबुल्ला ने बल्कि 5 अन्य सिविलियन टारगेट्स पे इजराइल को निशाना बनाया। और अब बात ऐसी है कि अगर देखते हैं कि कौन आता है, सबकी नजरें टिकी हुई हैं अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन होगा। ये बल्कि जो फेट है, जो वॉर का रुख है, उस मोड़ को इस इलेक्शन में इतना दमखम होगा कि वो इलेक्शन चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी आए, लेकिन इससे काफी कुछ डिपेंड होगा कि जो इजराइल का जो मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रहा है वो किस मोड़ पे जाता है जी। निश्चित तौर पर जिस तरह से अभी अभी जिक्र कर रहे थे, आप सुन रहे थे मोहम्मद अली शाह साहब। और ब्रह्मदीप सर, आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो हमले किए जा रहे हैं, जो साजिश रची जा रही है, और अमेरिका में आने वाले दिनों में चुनाव है। इस बार के अमेरिकी चुनाव में कौन से अहम मुद्दे हैं? दर्शक भी जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहती हूँ सर। देखिए, अमेरिका के जो मुद्दे होते हैं वो बहुत दिलचस्प होते हैं। अमेरिका में एक रोजगार मुद्दा हो सकता है जो दुनिया के चुनाव में होता है। अमेरिका में मेक्सिको से लगी हुई दीवार जो है वो एक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि वहां से तस्करी को बढ़ावा मिलता है। अमेरिका में महिलाओं के हित भी एक मुद्दा हो सकते हैं जो आमतौर पर देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अमेरिका में जो मुद्दे होते हैं, वहां के व्यापारियों को कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए। लेकिन इन सबके बीच जो पिछले कुछ सालों में अमेरिका में जो सबसे ज्यादा मुद्दे हावी हुए हैं वो अप्रवासन के मुद्दे हुए हैं। वो दूसरे देशों को क्या अमेरिका में जगह दी जाए या नहीं दी जाए, क्योंकि अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसको उभारने लगी है कि जो दूसरे देश के जो लोग हैं वो अमेरिका में कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उनकी जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ जो अमेरिकन के जो रोजगार है उनको वो छीनने लगे। और ट्रंप ने इन मुद्दों को उठाकर उससे श्वेत राष्ट्रवाद से जोड़ दिया है। ट्रंप ने इन मुद्दों को उठाकर अमेरिकन फर्स्ट से जोड़ दिया है। तो अब देखिए, ट्रंप ने जिन मुद्दों को उठाया उसमें कौन है? श्वेत। बहुत क्लियर है उनका स्टैंड, श्वेत को लेकर बहुत क्लियर है स्टैंड, जबकि वहां की न्यायपालिका जो है
वो इसकी घोर विरोधी रही है। उनका क्लियर स्टैंड है कि दूसरे देशों के लोगों को कितना बसाया जाएगा। ट्रम्प हैरिस यह बात करते हैं कि कितने प्रतिशत उनको यहाँ बसाया जाएगा, पर ट्रम्प कहते हैं कि इन लोगों को कैसे खदेड़ा जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रमुख मुद्दे इस बार के चुनाव में टकरा रहे हैं, वो कमला हैरिस जो है उन्होंने ट्रम्प को महिला विरोधी बताया है। कमला हैरिस ने ट्रम्प को जो अमेरिकन की विविधता है उसका विरोधी बताया है, और यहाँ तक कि कमला हैरिस ने यह भी कहा है कि वो एक ऐसे अलगाववादी या अराजक है जो नस्लवाद को बढ़ावा दे सकते हैं। वहीं ट्रम्प का स्टैंड बहुत क्लियर है, वो अमेरिकन फर्स्ट की बात कर रहे हैं। वो बहुत कह रहे हैं कि मुझे दुनिया से कुछ लेना नहीं है, मुझे अमेरिकन के हित चाहिए। और ये जो अमेरिकन का हित है उसको जो रिपब्लिकन पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी जिस व्यक्ति ने या जिस पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से उभारा, मुझे लगता है वो पार्टी इस बार सत्ता में आ जाएगी। और कमला हैरिस चूंकि भारत जमैका या क्या ये कहिए आपकी वो एक नस्लीय प्रतिनिधित्व करती, उन लोगों की नस्ल का प्रतिनिधित्व करती जो दुनिया में बहुतायत है। इसके कारण कमला हैरिस को पूरी दुनिया में मीडिया के जरिए खूब उभारा जा रहा है। लेकिन वो लोग कौन है? वो सिर्फ 15% लोग हैं। वो चाहे भारत के हो, पाकिस्तान के हो, श्रीलंका के हो, अफ्रीका से लगे हुए देश हो, मेक्सिको। लेकिन जो 85% लोग हैं उनमें कहीं न कहीं अति राष्ट्रवाद देखने को मिल रहा है, जो सड़कों पर नस्ली हिंसा के तौर पर सामने आता है, जो कालों पर जो अत्याचार होते उसमें प्रशासन से लेकर राजनीतिज्ञों तक नजर आता है। तो मुझे लगता है गरिमा जी कि इस बार जो अमेरिकन चुनाव है वो विविधता वर्सेस अमेरिकन फर्स्ट पर है, और मुझे लगता है कि अमेरिकन फर्स्ट की नीति अमेरिका में हावी रहती है। श्वेत राष्ट्रवाद यदि हावी रहता है, ट्रम्प यदि लोगों को समझाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ट्रम्प को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। मोहम्मद अली शाह साहब, आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए जिस तरह से हमने देखा था जब इजराइल ने इस बार जब हमला किया तो ईरान के उसी हमले की जवाबी कार्रवाई थी। कहीं ना कहीं जो प्रतिशोध की जो ज्वाला थी, जो प्रतिशोध की आग थी, वो भड़कती हुई नजर आ रही थी इजराइल में। लेकिन अब जिस तरह से ये भी जानकारी, ईरान अमेरिका में चुनाव भी होने हैं आने वाले वक्त में, और इजराइल और अमेरिका जो कि बेहद करीबी एक दूसरे के, सहयोगी एक दूसरे के, लेकिन खामेनेई भी चुप रहने वालों में से नहीं है, क्योंकि हमने ये भी देखा था हाल के दिनों में कि रिफ्यूलिंग सिस्टम को भी एक्टिव किया जा रहा है एयर में। और इसके साथ ही एक और सवाल है सर आपसे कि देखिए, क्योंकि अभी हाल का जो हमला हुआ था रिफाइनरी सिस्टम के बेहद करीब इजराइल ने हमला किया था, तो क्या इजराइल ये समझाइश भी देने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने पलटवार किया तो हम आपके रिफाइनरी सिस्टम को भी बर्बाद कर सकते हैं? आपने बिल्कुल सटीक बात करी है, दुरुस्त तीर निशाने पे ही लगा है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। बिल्कुल देखिए, मैं आपको कुछ चंद एक इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे कि जो लेबनान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं नजीब मिकाती, उन्होंने कहा था कि वेडनेसडे को कहा था कि एक उन्होंने इंटरव्यू दिया था लेबनीज मीडिया आउटलेट को, अल जदीद को, और उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि वो सीज फायर के करीब हो और उनको उम्मीद है कि कुछ चंद एक घंटों में, कुछ टाइम एक सीज फायर हो जाए वहां पे। ऐसा मतलब यानी कि ऑप्टिमिस्टिक थे। इसके अलावा इजराइल ने जो हमला किया उनके परमाणु हथियारों के पास या ऑयल रिफाइनरी के करीब में, वहां पर नहीं दिया हमला। ये एक तरीके से एक संकेत भी था, जैसे आपने फरमाया कि ये एक मैसेज भी था कि अभी सुधर जाओ, अगला हमला वहां पर ही होएगा। भला ही अमेरिका चाहे नहीं चाहे, हम अपना एक सोवरेन इंडिपेंडेंट नेशन है, हम जो करेंगे वो करेंगे। सीआईए के जो डायरेक्टर हैं बिल बर्न्स, वो कायरा में थे, और उन्होंने लंबे लंबे डिस्कशंस करे गाजा के ऊपर, लेबनान के ऊपर, और एक मीटिंग भी हुई इजिप्शियन प्रेसिडेंट के साथ, अब्दुल फतेह अल सिसी के साथ, और मगर आगे कोई क्लोजर निकल कर नहीं आया। एट द सेम टाइम उसके अलावा यूएस एनवॉय जो है एमोस हॉचिंस्टन, और जो व्हाइट हाउस के जो मिडिल ईस्ट कोऑर्डिनेटर हैं ब्रेट मैकगुर्ग, वो इजराइल में थे, और एक वो होस्टेज के ऊपर और सीज फायर के ऊपर टॉक करने के लिए। अब नेतन्याहू ने मैकगुर्ग और एमोस हॉचिंस्टन को बताया कि अगर सीज फायर चाहते हो तो ये कंडीशन होंगी। उन्होंने बताया, अपना पक्ष बताया, और ये होप भी किया कि भाई ठीक है, हमें भी युद्ध पसंद नहीं है, लेकिन हम मजबूर हैं, क्या करें। और जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उन्होंने वो बहुत क्लियर कह दिया कि मेन मुद्दा ये था कि अग्रीमेंट कागज पे अगर हो जाए तो अलग बात है,
लेकिन देखिए, जब अगर ये युद्ध पे जंगबंदी रुकती है या इस पे कुछ होता है, जितने भी एमोस होराइजन की मीटिंग्स हुई या मिडिल ईस्ट कोऑर्डिनेटर मैकगुर ब्रेट मैकगुर की मीटिंग हुई या जितने भी वहां पे, तो ये अमेरिकन विक्ट्री एक तरीके से मानी जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने इनिशिएटिव तो लिया है वहां का तापमान कम करने का, वहां पे हमले कम करने का। तो ये अमेरिका की तरफ से इनिशिएटिव गया है। जो अगर हमले कम होते हैं, जो अच्छी बात है, एक तरीके से वो अमेरिका का ही विक्ट्री मानी जाएगी। और अमेरिकन इलेक्शंस पे इसी का ही असर बहुत ज्यादा तेज होएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इजराइल के जो हमले हो रहे हैं, इस पे अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट हो रही हैं। इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट हो रही हैं। एक अमेरिका का एक एयरफोर्स का एक एयरमैन था, तकरीबन 20 साल का था। तरीका बहुत गलत था, लेकिन उसने प्रोटेस्ट में इजरायली एम्बेसी के बाहर अपने आप को आग लगा दी, ये बोलकर एक वीडियो भी बनाया, और ये बोल के कि अभी मैं मरने वाला हूं और मेरे को दर्द होएगा, और आप वीडियो पे देखेंगे। मगर ये दर्द उस दर्द के मुकाबले कुछ नहीं है जो वहां के मासूम भोले वाले मासूम लाचार लोगों को के साथ हुआ है। तो ऐसे से प्रोटेस्ट अमेरिका के अंदर हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें अमेरिकन इलेक्शंस पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं, जैसे कि इजराइल के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, नजीब मिकाती ने, कि भाई होपफुली कि भाई एक सीजफायर हो जाए और अमेरिकन इलेक्शन शांतिपूर्वक निकल जाए। और उससे काफी डिपेंड करेगा कि आगे इस कोर्स ऑफ वॉर क्या होगा। जी ब्रह्मदीप सर, आपका रुख करूंगी कि देखिए, जिस तरह से अभी अभी मोहम्मद अली शाह साहब कह रहे थे कि बड़ा असर पड़ सकता है इलेक्शंस पर, लेकिन अमेरिका से लगातार उम्मीदें की जा रही हैं कि मध्यस्थता स्थापित की जाए मिडिल ईस्ट में, और लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि हमले भी बढ़ रहे हैं। और अब ऐसे में अगर अमेरिका की बात साथ साथ की जाए, और साथ ही साथ भारत का क्या कुछ स्टैंड होगा, क्योंकि हम देखते रहते हैं कि जब रूस यूक्रेन में जब हमले चल रहे थे तो भारत को उम्मीद भरी नजरों से देखा जाता रहा है। और क्या ईरान और इजराइल के जो ये युद्ध चल रहा है, जो बड़ा विशाल युद्ध लगातार हम देख रहे हैं, वैश्विक स्तर पर बढ़ता जा रहा है, तो क्या भारत की तरफ से भी कोई स्टैंड, समझाइश देने की कवायद आने वाले वक्त में? देखिए गरिमा जी, आप दुनिया भर में अमेरिकी वैदेशिक नीति को जब देखेंगे तो मध्य पूर्व में अमेरिका की वैदेशिक नीति शातिरता की पराकाष्ठा को पार करती हुई नजर आती है। मतलब इस्लामिक दुनिया को लेकर अमेरिकन नीति एक अलग होती है, दुनिया बाकी दुनिया को लेकर अलग होती है। बहरीन में, सीरिया में, इराक में, कतर में, सऊदी अरब में, यूएई में, सभी से, पाकिस्तान में, इन सभी राष्ट्रों से बढ़िया से जो संबंध, रणनीतिक संबंध अमेरिका के हैं। ईरान, देखिए ईरान एक इस्लामिक देश है। ईरान इस्लामिक दुनिया को एक करने की बार बार बात कह रहा है। ईरान ने कोशिश की है कि ओआईसी के जरिए इजराइल का विरोध करे, लेकिन क्या ईरान सफल हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब, यूएई, कतर से लेके जो सारे देश हैं, ये देश अमेरिका पर कहीं न कहीं डिपेंड है, या अमेरिकन नीतियों ने इनको डिपेंड किया हुआ है। एक तरफ जो अमेरिकन विदेश मंत्री के पूरी तरह खाड़ी देशों की यात्राएं लगातार कर रहे हैं, वो सारे देशों में जाते हैं इसके लिए कि युद्ध को रुकवाया जाए। दूसरी तरफ उनकी जो नीति होती है वो इजराइल को बराबर हथियार दे रहे हैं और इजराइल की कड़ी आलोचना करने से बचते भी हैं वो। तो ऐसे में बहुत स्पष्ट नजर आता है कि अमेरिका ने दुनिया, जो इस्लामिक दुनिया है, उसको शिया और सुन्नी में बहुत अच्छे तरीके से, कूटनीतिक तरीके से बांट रखा है, और उन्होंने इस्लामिक दुनिया में सेंध भी लगा रखी है। यही कारण है कि इजराइल को लेकर इस्लामिक दुनिया अभी तक एक नहीं हुई, यहाँ तक कि ईरान पर मिसाइल हमला होने के बावजूद ओआईसी ने ऐसे अल्फाज में कुछ ऐसा कहा नहीं जिसकी कि जैसे कि बहुत मजम्मत की जाए, बहुत विरोध किया जाए, तो ऐसा नजर नहीं आता। लेकिन जब आप भारत की बात करते हैं, देखिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सबसे बड़ी बात है कि इस्लामिक दुनिया में यदि इंडोनेशिया के बाद जो सबसे बड़ी आबादी ऐसा माना जाता है कि वो भारत में रहती है, तब 20 से 25 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं। ये किसी भी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ऐसी इस्लामिक दुनिया के कई देश हो जाते हैं जिनसे सबसे ज्यादा आबादी जो है भारत में है। तो भारत को कई चीजों के बारे में विचार करना पड़ता है, क्योंकि पश्चिम एशिया, जिसको मध्य पूर्व भी हम कहते हैं, उस इलाके में भारत के लाखों लोगों के रोजगार हैं। और एक बात और है कि इजराइल हमारा बहुत अहम सामरिक पार्टनर है, लेकिन ईरान के महत्व को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ईरान से हमारे ऐतिहासिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, और जिस बेल्ट एंड परियोजना को जवाब देने की बात करते हैं, या हम पाकिस्तान की घेराबंदी की बात करते हैं, उसमें ईरान हमारा अहम साझेदार है। तो
भारत यदि आगे बढ़ता है जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन में भारतीय प्रधानमंत्री ने कोशिशें की है, यदि मोदी जी की कोशिशें हो तो ईरान और इज़राइल के बीच वो शांति स्थापित करने की जी। कोशिशें ज़रूर कर सकते हैं। हुँ, लेकिन यहाँ पर हुँ, गरिमा जी एक बात और मैं कहना चाहूँगा जी। कि इज़राइल जिस प्रकार से बेलगाम होकर दुनिया भर में जो मध्य पूर्व है उसके देशों में निशाना बना रहा है, हुँ, यदि वो अपने सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर अमेरिका की नहीं सुनता तो फिर वो हुँ, भारत की कैसे सुन सकता है? हुँ, दूसरी तरफ भारत ईरान के पक्ष में भी इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि ईरान तो युद्ध नहीं करेगा, हो सकता है भारत की बात को मान भी ले, लेकिन हुँ, वो अपने प्रॉक्सी समूहों के ज़रिए वो इज़राइल को निशाना बनाएगा, जिसका मोहम्मद अली साहब अभी ज़िक्र भी कर रहे थे। तो ऐसे में भारत की भूमिका कैसे महत्वपूर्ण हो सकती है, ये समझ में नहीं आता क्योंकि हुँ, जो ईरान है वो क कूटनीति के कंगाली से जूझ रहा है, जो दुनिया के देशों से संबंध बढ़ाना ही नहीं चाहता। वो पाकिस्तान में भी मिसाइल हमले कर देता है, वो हुँ, सऊदी अरब को भी धमकी दे देता है कि आप लोग इज़राइल को एयर स्पेस मत दीजिए। तो आप इस्लामिक दुनिया को धमकाते हुए इस्लामिक दुनिया के समर्थन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हुँ, तो ऐसे में भारत के लिए बहुत मुश्किल है यदि कोई लोकतांत्रिक देश होता, यदि कोई ऐसे देश होते जहाँ की हुँ, जो वास्तव में मानवाधिकारों का सम्मान करते हो, तब तो भारत की बात को सुनी जा सकती थी। हुँ, लेकिन न तो इज़राइल और न ही ईरान, ये दोनों मानवाधिकारों के बहुत बड़े जी। दुश्मन हैं, तो हुँ। मुझे नहीं लगता कि भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हाँ, ठीक है। गरिमा जी। मोहम्मद अली शाह साहब आपका रुख करूँगी कि देखिए जिस तरह से जब हमने देखा है कि इज़राइल चारों तरफ जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो दुश्मन देश है उनसे घिरा हुआ है। लेकिन ऐसे में जब इज़राइल हमले भी करता है तो ईरान के साथ-साथ सीरिया पर और ऐसे और भी तमाम जो हिमायती देश हैं ईरान के, उन पर भी हमले करता है। तो यानी कि साफ तौर पर क्या इसे इस तरह से भी समझाइश के तौर पर देखें कि अगर कोई मदद भी करेगा तो वो भी नहीं बचेगा, उसे भी इस तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा। क्योंकि हमने देखा था दामिश्क में जो पहाड़ पर जो बेसिस जो बने थे, आर्मी बेसिस जो बने थे, उसे भी इज़राइल ने तबाह किया था। जी, पहली बात तो एक बात समझनी पड़ेगी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, खास तौर से जो गल्फ में, ये भी अलग-अलग भागों में बटी हुई है। हुँ, लोगों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लगता है कि भई मुस्लिम कम्युनिटी है। हुँ, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में एक बात है कि एकता नहीं है। उसमें जैसे कि ईरान जो है, वो शिया राष्ट्र हो गया। जी, जो सऊदी अरेबिया है, हुँ, वो सुन्नी राष्ट्र हो गया। हुँ, अब ईरान ने भी पाकिस्तान के ऊपर हमले करे, तो या ऐसा कुछ वो नहीं है कि भई वो क्योंकि वो मुस्लिम राष्ट्र है, वो एक पेज पे नहीं है, पहली बात तो हुँ, ये है, ठीक है। इसके अलावा जो यूएस एनवॉयज हैं, अगर मैं इस बात पे आऊँ, यूएस एनवॉयज ने जो गए थे, इन्होंने इज़राइल के अंदर, इन्होंने योव गैलेंट जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है, हुँ, उनसे भी मीटिंग करी और नॉर्दर्न इज़राइल, लेबनान और जो हॉस्टेजेस की वापस भी होनी है, हुँ, गाज़ा, उसके ऊपर अन्य विषय पे बातें करी। और इसके अलावा जो कंक्लूजन हुआ वो रडार में, क्योंकि यूएस इलेक्शन की अभी रडार में है, अभी बहुत ही करीब है हुँ, और बहुत कम एक्सपेक्टेशन है कि भाई अभी हो सकता है कि ये युद्ध खत्म हो। अभी हाल ही में वेडनेसडे की बात है, जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की कमला हैरिस, वो हुँ, एक स्पीच दे रही थी हुँ, मेडिसन के अंदर हुँ, और कुछ डिस्ट्रप्शन हुए उनके स्पीच के अंदर, जो कि विस्कॉन्सिन मेडिसन में स्पीच दी थी। वहां के स्टूडेंट लोग बहुत थे। उन्होंने, एक प्रोटेस्टर ने बुलाया कि अभी हमको सीज फायर चाहिए। कमला हैरिस ने बोला कि वो खुद चाह रही है कि जो युद्ध है गाजा पट्टी में वो हुँ, खत्म हो जाए और जो होस्टेजेस हैं वो वापस हो जाएं, हुँ, और अगर वो सत्ता में आती हैं वो पूरी कोशिश करेंगी, सब कुछ करेंगी कि मिडल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगी। हुँ, अब ईरान जो है, अयतुल्लाह ख़ोमेनी ने 2-3 महीने पहले ही कहा था कि भाई ईरान इज़राइल के ऊपर हमला करेगा। हुँ, लेकिन उनकी जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है ईरान के, प्रेसिडेंट पेशकिन, हुँ, उन्होंने कहा नहीं, अगर ईरान हमला करती है तो ईरान का भी इसमें नुकसान होगा, तो इसलिए अभी हमला कुछ टाइम मत करिए, इसकी बात मत करिए। हुँ, 1 अप्रैल को हुँ, सीरिया के अंदर कंसुलेट के अंदर हमले हुए थे, जहां पे आईआरजीसी जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, हुँ, उसके लोगों को चोट पहुंची थी, उसमें वो मर गए थे। हुँ, तो ईरान ने बोला कि भाई अब हमला करें। ईरान ने हमला तो किया हुँ, इजराइल पे, लेकिन 130 मिसाइल दागे, हुँ, लेकिन पूरे के पूरे सेंट्रल इकोनॉमिक जोन में दागे, जहां पे हुँ, उनको फर्क नहीं पड़ता है, सिंबॉलिक हमला किया था, तो बिल्कुल नुकसान हुआ नहीं। इस बार ईरान ने जो हमला किया वो हुँ, 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, हुँ, ज्यादातर अमेरिका की मदद से, और इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है उसकी मदद से इंटरसेप्ट हो गए थे, हुँ, तो ज्यादा नुकसान आगे फिर से नहीं हुआ। अब बात
ये है कि अगर ईरान ने बोला था पहले हमले के बाद कि अगर 1 अक्टूबर की बात है मेरे ख्याल से, तो अगर इजराइल पलटवार करती है तो दूसरा, ये तो ट्रेलर था, दूसरा हमला और तेज होगा। ये प्रेसिडेंट पेस्किन जो कि मना कर रहे निश्चित थे तौर पर सर, जिस तरह से तमाम बातें, तमाम बयान सामने आ रहे हैं, पलटवार की भी बातें कही जा रही है और ट्रेलर और पिक्चर भी लगातार ये दोनों कंट्रीज आप आपस में एक दूसरे को दिखाते रहेंगे और इनके हिमायती जो है वो भी सहयोग करते रहेंगे, लेकिन ये कितना असर आने वाले वक्त में 5 नवंबर के चुनाव के बाद देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया मेजर साहब, और ब्रह्मदीप सर आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि किस तरह से लगातार इजराइल और ईरान के बीच जो मध्यस्थता स्थापित करने की कोशिश कहीं ना कहीं अमेरिका कर रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में 5 नवंबर को चुनाव भी होने, और ऐसे में अमेरिका नहीं चाहता कि ये जो युद्ध है उनका आने वाले में इस चुनाव पर असर पड़े, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 5 नवंबर के बाद क्या कुछ असर इस युद्ध का चुनाव पर पड़ने वाला है।